हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 2 पौधों में लैंगिक प्रजनन पढ़ने जाएंगे। पौधों में लैंगिक प्रजनन कहने का अर्थ होता है कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसमें फल और बीजों का निर्माण किस प्रकार होता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से, तो देखिए एक आता है डबल फर्टिलाइजेशन फ्लोइंग प्लांट, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि किस प्रकार से पौधों में बीजांड अर्थात नर जननांग और किस तरीके से मादा जननांग क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो हम जानते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसमें आता है स्त्रीकेशर और पुंकेशर। तो पुष्प का जो पुष्पासन होता है, पुष्पासन कहने का अर्थ होता है सबसे नीचे वाला भाग जो अंडाशय कहलाता है, जो स्त्री केसर के गुण को प्रदर्शित करता है, जो चारों ओर परिपक्व आवरण से घिरा होता है, जो एक केंद्र की कोशिका होती है जो सबसे पहले 2 भागों में विभाजित होती है और फिर वो विभाजित होकर फिर दोहरा विभाजन के द्वारा वो 4 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती है और एक मुख्य कोशिका जो रहता है वो फिर परिपक्व होकर एक अध्यावरण आवरण का निर्माण करती है चारों ओर। ये आवरण इतना कठोर होता है और इसके पश्चात जो केंद्रक रहता है वो 2 भागों में फिर पुनः परिवर्तित होकर एक दूसरे की विपरीत गति करते हुए फिर 2 भागों में बढ़ता है और ये 2 बार होता है। 4 होने के बाद फिर वो एक दिशा में गति करेगा और फिर 2 भागों में बढ़ता है। इस प्रकार से टोटल 8 कोशिकाएं होती है, जिसमें से 3 कोशिकाएं जो रहती हैं वो केंद्र की ओर और 3 जो है उसके अधिमुख दूसरे परिधि की ओर जाते हैं और मध्य में 2 केंद्रक विकसित रहते हैं। और इस तरीके से इसमें टोटल एक अंडाशय में 8 कोशिकाएं केंद्रक होती है, जिनमें से 3 निभाग की ओर और 3 चलेजा की ओर होते हैं, अर्थात 3 द्वार बीजांड द्वार की ओर और 3 उसके प्रतिमुख केंद्र की ओर होते हैं, जो आपस में संलयित होकर एक आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे हम एक परिपक्व ओवरी कहते हैं, जिसमें कुल 8 केंद्रक होते हैं, जिसमें 3 केंद्रक प्रतिमुख स्थान पर, 3 उसके अपोजिट सिंड्रिड स्थान पर होते हैं और इस तरीके से एक बीजांड परिपक्व होता है एक पुष्प में। अब बात करते हम परागकण की, अर्थात किसकी, पुंकेशर की। तो परागकण जो होता है वो परिपक्व आवरण से घिरा होता है और परिपक्व आवरण जो है वो किसी भी तरीके से, पिछली क्लास में मैंने बताया था, तो उसी तरीके से वो परिपक्व होने के पश्चात वो या तो कीटों के माध्यम से या तो हवा के या जल के माध्यम से वो वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। स्त्री केसर के कहाँ, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और वर्तिकाग्र पर एक लाइसिन नामक रस स्रावित करता है, जिसके कारण वो टूटकर उसमें से नर केंद्रक जो है वो 2 भागों से बढ़ते हुए वर्तिकाग्र से होते हुए वो अंडाशय की ओर धीरे धीरे अभिगमन करते जाता है और वह लाइसिन की सहायता से सबसे पहले वो कहाँ घुसता है, ओवरी के अंदर इंजेक्ट होता है और जो नर युग्मक है वो 2 युग्मकों में विभाजित हो जाता है। एक को कहते प्राथमिक नर युग्मक, जो आते ही प्राथमिक नर केंद्रकों के साथ संलयित हो जाता है, जबकि दूसरा केंद्रक, दूसरा जो नर युग्मक रहता है वो उसमें संलयित नहीं होता, बल्कि वो विभाजित होकर सीधे कहाँ चले जाता है, केंद्र में उपस्थित 2 केंद्रकों के मध्य में चले जाता है और दोनों केंद्रकों के मध्य जाकर वो आपस में संलयित हो जाता है और इस प्रकार से इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं। परंतु दोहरा निषेचन के साथ इस तरीके से क्या होता है, इसमें एक फल का निर्माण होना या बीज का बनना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस तरीके से यह प्रक्रिया एक पुष्प के अंदर होती है और इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं दोहरा निषेचन, क्योंकि 2 केंद्रकों के मध्य 2 बार नर युग्मक आकर मिलता है और इस तरीके से एक फल, एक बीज का निर्माण पुष्प में होता है। तो सबसे पहले अगर फल की बात करूँ तो फल हमेशा अंडाशय वाले भाग से बनता है और ये हमेशा भ्रूणी होता है। निषेचन के पश्चात की अगर विशेषताओं को देखूँ तो भ्रूणपोष का पूर्णतः विकास। अब भ्रूण की विकास की अगर बात करूँ तो यह हृदय गोलाकार परिपक्व भ्रूण परिपक्व हो जाता है समसूत्री भाजन के द्वारा। भ्रूणी अक्ष होते हैं और इसमें जो पत्रक है वो 2 भागों में बटा तो द्विबीजपत्री, 1 भागों में बटा तो एक बीजपत्री और इस तरीके से निषेचन के पश्चात भ्रूणी विकास की घटनाएं होती, जिसे हम एक बीजपत्री या तो दोहरा बीजपत्री
कहते हैं। और इस तरीके से बीज का निर्माण होता है निषेचन की क्रिया के पश्चात। अब भ्रूण बीज को पोषण देने का कार्य करता है। परंतु अनिषेक जनन की बात करूं, अनिषेक जनन किसे कहते हैं, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि बिना निषेचन के ही फल के निर्माण करने की प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है वह कुछ कुछ विशेष कुल जैसे स्पायरोगायरा, सोलेनेसी, कंपोजिटी कुल की कुछ विशेष पौधे में पाई जाती है, जैसे केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद इत्यादि में ये पाए जाते हैं। कहने का अर्थ होता है कि बिना निषेचन, निषेचन मतलब नर और मादा युग्मक का आकर आपस में संलयित नहीं होना, बल्कि दोनों बिना निषेचन के ही एक बीज या एक फल के निर्माण करने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम अनिषेक फलन। अर्थात बिना निषेचन के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनन और जो फल बनता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला, सेब, टमाटर इत्यादि इसमें आते हैं जो अनिषेक जनन की गुण को प्रदर्शित करते हैं और इनमें मुख्यतः यही चीज पाई जाती। परंतु इसी का उपयोग करके आज के समय में प्रयोगशाला में केले की टिश्यू कल्चर, इसी का उपयोग करके बहुत सारे पौधे एक साथ तैयार किए जाते हैं। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यही कि हम देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे केले के पौधे प्राप्त होते हैं। ये अनिषेक जनन का ही रूप होता है, जो प्रयोगशाला में बिना बीज वाले पौधे को अनिषेक असंग जनन कहने के द्वारा क्या किया जाता है, फल या बीज प्राप्त कर लिया जाता है। और इस तरीके से अगर महत्व की दृष्टि से देखें तो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्थात क्लोन सेम टू सेम रहता है। मतलब पहला केला जिस तरीके का पौधा रहेगा, इससे बना हुआ पौधा भी सेम उसी प्रकार से रहेगा और इसके द्वारा किसान एक समय में एक से अधिक मात्रा में क्या प्राप्त कर सकता है, फल प्राप्त कर सकता है। अर्थात इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनिषेक जनन का महत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा कुछ विशेष पौधे जैसे नींबू, संतरा इत्यादि में ये होता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये पढ़ा। थैंक यू।